याद करिए वो भारत जो एक समय अफगानिस्तान से म्यांमार तक फैला हुआ था। अखंड भारत देखना चाहते हैं, लेकिन पार्टीशन ने उस भारत के रिलीजन के बेसिस पर दो टुकड़े कर दिए। भारतीय सिविलाइजेशन, हिस्ट्री और कल्चर का एक इतना बड़ा और अनमोल हिस्सा शायद हमेशा के लिए खो गया, और उसके साथ लोगों का दर्द भी इमेजिन कीजिए। Approximately 1 million were killed. Around 83,000 girls and women were raped or abducted. ये दुनिया के सबसे बड़े ह्यूमन माइग्रेशंस में से एक था और भारत की हिस्ट्री में सबसे बड़ी ट्रेजेडीज में से भी एक था। लेकिन क्या आप मानेंगे अगर मैं आपसे कहूं कि पार्टीशन लॉन्ग टर्म में शायद भारत के लिए एक अच्छी चीज था, यहां तक कि पार्टीशन ने शायद भारत को बचा लिया हो। अब आप सोच रहे होंगे सीईओ साहब ये कैसे हो सकता है? आइए इस वीडियो में जानते हैं। हेलो और श्याम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सेकुलरिज्म का सीईओ श्याम शर्मा और आप सबको एक सेक्युलर प्रणाम। तो आप सोच रहे होंगे कि पार्टीशन जैसा इवेंट जिसने लाखों करोड़ों लोगों को इतना दर्द दिया है, उसमें कोई पॉजिटिव पहलू कैसे हो सकता है? तो ये समझने के लिए हमें प्री पार्टीशन इंडिया को समझना पड़ेगा। देखिए, भारत में 7th सेंचुरी से शुरू होते हुए 500 सालों तक नॉन स्टॉप इस्लामिक इन्वेजन हुए थे। 500 सालों तक बहादुरी से इस्लामिक इन्वेजन के खिलाफ डिफेंड करने के बाद फाइनली 13th सेंचुरी में दिल्ली पर इस्लामिक कब्जा हुआ और धीरे धीरे दिल्ली की अलग अलग सल्तनतों के बाद मुगल एम्पायर कायम हुई और भारत का सिस्टमैटिक इस्लामाइजेशन शुरू हुआ। धीरे धीरे सदी बर सदी भारत में मुस्लिम पॉपुलेशन बढ़ता गया और जैसे जैसे भारत में एक बड़ा मुस्लिम पॉपुलेशन डेवलप हुआ, वैसे ही एक थ्योरी भारत में फैलने लगी जिसका नाम था टू नेशन थ्योरी। ये थ्योरी बाहरी घुसपैठियों के दिमाग में हमेशा से थी, लेकिन इस थ्योरी को फॉर्मलाइज किया था सर सैयद अहमद खान ने, जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के फाउंडर थे, और इस थ्योरी को अपनी चरम सीमा पर मोहम्मद अली जिन्ना लेकर गया था। टू नेशन थ्योरी एक कॉन्सेप्ट था जो ये मानता था कि भारत में रहने वाले हिंदू और मुस्लिम भले ही सेम डीएनए, सेम लिबास, सेम लैंग्वेज, सेम कल्चर शेयर करते हैं, लेकिन वो बेसिकली दो सेपरेट नेशंस यानी दो सेपरेट सिविलाइजेशंस हैं। अकॉर्डिंग टू जिन्ना, मुस्लिम और हिंदूज दो सेपरेट नेशंस होने की वजह से वो कभी भी साथ में नहीं रह सकते। इसलिए जिन्ना चाहता था कि मुस्लिम्स को उनका एक अलग देश मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस अलग नेशन का नाम होना चाहिए पाकिस्तान। और 1947 में जिन्ना को जो चाहिए था वो मिल गया। और बताइए, जो हजारों सालों से एक कल्चर, एक सिविलाइजेशन के मेंबर रहे हैं, वो रातों रात कन्वर्ट होते ही अपने सिविलाइजेशन को भूल गए, बिल्कुल वैसे ही जैसे आज की ऑडियंस आदि पुरुष फिल्म को भूल गई। ये क्या है? और भारत अल्टीमेटली दो हिस्सों में बट गया। अब देखिए, प्री पार्टीशन अनडिवाइडेड इंडिया में ऑलमोस्ट 30% मुस्लिम पॉपुलेशन थी। ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये काफी बड़ा नंबर है और इनमें से कई मुस्लिम्स को टू नेशन थ्योरी में इंडोक्ट्रिनेट किया गया और हिंदू कम्युनिटी के ऑपोजिट जो मुस्लिम कम्युनिटी थी वो एटलीस्ट पॉलिटिकल और रिलीजियस अफेयर्स में पूरी तरह से यूनाइटेड थी। और इसलिए टू नेशन थ्योरी के अंतर्गत भारत के मुस्लिम लीडर्स और मुस्लिम कम्युनिटी ने प्री पार्टीशन इंडिया में कई कम्युनल डिमांड्स मांगने शुरू किए, जैसे इंडिपेंडेंस मूवमेंट को सपोर्ट करने के बजाय खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट करना। याद रखिए कि खिलाफत मूवमेंट का भारत से कोई लेना देना नहीं था। इनफैक्ट खिलाफत मूवमेंट का पूरा पॉइंट था कि टर्की में इस्लामिक कैलिफेट को दोबारा रीएस्टैब्लिश करना। इंडिया यहाँ है, टर्की यहाँ है, इंडिया से ज्यादा टर्की की पड़ी है। और टर्की की तरफ इतना सिंप करने, इतनी मेहनत करने के बावजूद इनको आज भी टर्की से सिर्फ गालियां ही पड़ती हैं। गजब बेइज्जती है। एक और डिमांड था सेपरेट इलेक्टोरेट्स का। जहां मुस्लिम्स की पॉपुलेशन ज्यादा थी, वहां पे उनको एक्स्ट्रा राइट्स और पावर चाहिए था। In the state of Kashmir, the ruler is a Hindu, but the majority of the subjects are Muslims. The Muslims fought for representative government in Kashmir because representative government in Kashmir meant the transfer of power from a Hindu king to the Muslim masses. In other Muslim states, the ruler is a Muslim, but the majority of his subjects are Hindus. In such states, representative government means the transfer of power from a Muslim ruler to the Hindu masses. And that is why the Muslims support the introduction of representative government in one case and oppose it in the other. The dominating consideration among the Muslims is how democracy with majority rule will affect the Muslims in their struggle against the Hindus. If democracy weakens them, they will not have democracy. उसके बाद आया 1946 का कैबिनेट मिशन प्लान, जिसकी वजह से अल्टीमेटली पार्टीशन हुआ। इस प्लान से इंडिया बेसिकली बाहर से तो यूनाइटेड एक कंट्री दिखता, लेकिन इंटरनली भारत को मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज और हिंदू मेजॉरिटी एरियाज में सेपरेट कर दिया जाता। जहां मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज के अपने खुद के कानून होते, अपनी खुद की सिस्टम ऑफ गवर्नेंस होती, लेकिन देश में माइनॉरिटी होने के बावजूद मुस्लिम्स को आर्म्ड फोर्सेस, करेंसी,
इंटरनेशनल रिलेशंस वगैरह में बिल्कुल बराबर की रिप्रेजेंटेशन मिलती। अब देखिए, मुस्लिम्स के लिए तो ये एकदम फैंटास्टिक डील है, लेकिन हिंदूज के लिए क्या बकवास डील है यार। दूसरी पार्टी को सब कुछ मिल गया, आप जाए भाड़ में। मतलब इस कैबिनेट प्लान के हिसाब से अगर भारत में म्यूजिक का बंटवारा होता तो मुस्लिम्स को मिलते मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर, और हिंदूज को मिलती ढिंचक पूजा और नेहा कक्कड़। बेसिकली जिन्ना और दूसरे मुस्लिम लीडर्स का ये प्लान था कि भारत में जो कानून पास हो रहा हो उसमें मुस्लिम कम्युनिटी को एक वीटो मिले, जो कि हिंदू कम्युनिटी के पास नहीं था। और आप समझने की कोशिश कीजिए कि ये डिमांड्स कितने खतरनाक थे, क्योंकि ये वही समय था जब कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप मुस्लिम कम्युनिटी को अपीज करने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। कांग्रेस पार्टी ने खिलाफत मूवमेंट को फुल सपोर्ट दिया। Gandhi's support was like a booster dose for the Khilafat movement. The Ali brothers now had the support of a significant mass of Hindus. Those Hindus who blindly trusted Gandhi's words, thinking that they were actually supporting the freedom struggle against the British. जब खिलाफत मूवमेंट फेल हुआ और उसकी फ्रस्ट्रेशन में मुस्लिम कम्युनिटी ने इंडिया में मोपला मैसेकर किया, तब कांग्रेस पार्टी के लीडर्स का रिस्पांस देखिए। Mopla bravery must command admiration. These Malabaris are not fighting for the love of it. They are fighting for what they consider is their religion, and in the manner they consider is religious. They are brave. Then came the cruelest of blows, a plea to the Hindus to rationalize the bloodbath by taking recourse in dharma. जब मुस्लिम लीग ने पार्टीशन के नाम पर डायरेक्ट एक्शन डे किया, जिसकी वजह से नोआखाली मैसेकर हुआ, जिसमें अराउंड 5000 हिंदू मारे गए, जिसमें मर्द ही नहीं लेकिन औरतें और बच्चे भी थे, कहीं ज्यादा लोगों को जबरदस्ती कन्वर्ट किया गया, उसके रिस्पॉन्स में देखिए गांधी जी ने क्या बोला। कि औरतों को मरने की कला सीखनी होगी। बलात्कारी के सामने झुकने से अच्छा है कि वो उससे पहले खुद अपने हाथों से अपना गला घोटकर या फिर जीभ को दांतों में दबाकर मर जाएं। 1916 में लखनऊ पैक्ट भी पास किया गया, जिसमें कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम के सेपरेट इलेक्टोरेट्स को भी रिकॉग्नाइज किया, और ये डिसाइड किया गया कि मुस्लिम्स को मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज में अपनी पॉपुलेशन से भी ज्यादा रिप्रेजेंटेशन मिलेगी। और जब पार्टीशन के नाम पर कत्लेआम हो रहा था, तब गांधी जी ने क्या कहा? Hindus should not harbor anger in their hearts against Muslims, even if the latter wanted to destroy them. Even if the Muslims want to kill us all, we should face death bravely. If they established their rule after killing Hindus, we would be ushering in a new world by sacrificing our lives. तो कांग्रेस ने इतनी अपीजमेंट की, इतनी अमन की आशा दिखाने की कोशिश की, इतना भाईचारा डेवलप करने की कोशिश की, और उस पर मुस्लिम कम्युनिटी ने और मुस्लिम लीडरशिप ने कैसे रिस्पॉन्ड किया? वेल, 1946 के प्रोविंशियल इलेक्शंस में मुस्लिम लीग, जो पाकिस्तान का डिमांड कर रही थी, उसको ऑलमोस्ट 90% मुस्लिम कम्युनिटी का वोट मिला। मतलब इससे बड़ा केएलपीडी क्या हो सकता है, आप बताइए। मतलब ये तो उस लड़के की हालत है जो एक लड़की को मूवी दिखाने ले गया, फिर ताज होटल में डिनर कराने ले गया, डिनर के बाद उसने लड़की को आईफोन गिफ्ट किया, और फिर लड़की बोलती है कि आज मुझे आपके साथ बहुत मजा आया भैया। तो इस इलेक्शन के बाद आप समझिए कि पार्टीशन होने के सभी क्राइटेरिया बन चुके थे। मुस्लिम लीग को मुस्लिम कम्युनिटी के वोट्स मिल चुके थे, और मुस्लिम लीग ने यह भी दिखा दिया था कि अगर उनको पार्टीशन नहीं मिलता है तो वो देश के हर एक कोने में डायरेक्ट एक्शन डे करके देश को खाक में मिलाने को भी तैयार है। अब देखिए, हमने इस चैनल पर नेहरू जी को कई बार क्रिटिसाइज किया है। इस चैनल पर आप हमको नेहरू जी के फैन होने का एक्यूजेशन तो नहीं डाल सकते, और पार्टीशन के लिए नेहरू जी को पॉलिटिकल आयल के दोनों तरफ से गालियां पड़ती हैं। राइट विंग अटैक करता है कि भाई नेहरू जी ने पार्टीशन करवा के अखंड भारत को डिवाइड कर दिया और इंडियन सिविलाइजेशन के एक इतने महत्वपूर्ण हिस्से को भारत से काटकर अलग कर दिया। यहां तक कि जो नदी है सिंधु, जिसके ऊपर हिंदू सिविलाइजेशन और हिंदू लोगों का नाम पड़ा है, वो भी कटकर भारत से अलग हो गई। और लेफ्ट विंग जो है वो इसलिए दुखी है क्योंकि गंगा जमुनी तहजीब का जो एक एरिया है पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, वो कट के भारत से अलग हो गया। उनके हिसाब से भारत का जो कॉम्पोजिट कल्चर है, जो लाहौर, ढाका और पेशावर की गलियों में बसा हुआ है, वो भी भारत से कटकर अलग हो गया। लेकिन मेरा मानना है कि प्राइम मिनिस्टर नेहरू का पार्टीशन को एक्सेप्ट करना भारत के लिए लॉन्ग टर्म में एक्चुअली एक अच्छा कदम साबित हुआ, जिसने अल्टीमेटली भारत को और भारत के सिविलाइजेशन को शायद बचा लिया। देखिए, अल्टीमेटली पार्टीशन हुआ क्योंकि नेहरू जी 1946 के कैबिनेट मिशन प्लान को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे, जिससे कि भारत को मुस्लिम मेजॉरिटी, हिंदू मेजॉरिटी एरियाज में डिवाइड कर दिया जाएगा, मुस्लिम्स को अपने खुद के कानून बनाने दिए जाएंगे, अपनी खुद की गवर्नेंस बेसिकली डेवलप करनी दी जाएगी। जिन्ना को, मुस्लिम लीग को और मुस्लिम कम्युनिटी को हर एक इंडियन कानून के ऊपर एक ऑटोमेटिक
वीटो मिल जाएगा। और एक बात याद रखिए कि भारत के सक्सेसिव गवर्नमेंट्स ने किस तरह से मुस्लिम कम्युनिटी की अपीजमेंट की है, जबकि पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में मुस्लिम कम्युनिटी की पॉपुलेशन अराउंड 15% रही है। मुस्लिम कम्युनिटी को वक्फ एक्ट दिया गया है, जिसके अंतर्गत अगर वक्फ बोर्ड को लगता है कि कोई जमीन मुस्लिम्स को बिलोंग करती है तो वो उस जमीन को हड़प सकती है। 2009 में वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी 4 लाख एकड़ पर थी। आज वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी डबल हो चुकी है साइज में। गवर्नमेंट ने खुशी खुशी हिंदू पर्सनल कानूनों में दखल अंदाजी की है, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ में दखल अंदाजी नहीं करना चाहते। मेनलैंड इंडिया के इकलौते मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट को आर्टिकल 370 गिफ्ट में दिया गया है। राजीव गांधी ने शाह बानो नाम की एक मुस्लिम औरत को सपोर्ट करने से मना कर दिया था, क्योंकि उसके पति ने उसको ट्रिपल तलाक बोलकर तलाक दिया था। और उस औरत की मदद करना मुस्लिम पर्सनल कानून में दखल अंदाजी करने के बराबर होता। टेम्पल्स को गवर्नमेंट कंट्रोल में डाला गया है, लेकिन मस्जिदों को नहीं। हमारी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स सभी इस्लामिक घुसपैठियों के जितने भी क्राइम्स हैं उन सब को व्हाइट वॉश करती हैं। दशकों तक राम मंदिर नहीं बनने दिया गया। मुस्लिम कम्युनिटी को आर्टिकल 29 और 30 में अपने कल्चरल और रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस बनाने में मदद की जाती है। ये मदद हिंदुओं को नहीं मिलती। हिंदू इंस्टीट्यूशंस पर राइट टू एजुकेशन लागू होता है, मुस्लिम इंस्टीट्यूशंस पर नहीं होता। आज भी कुछ ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज हैं और कुछ ऐसे एक्टिविस्ट हैं जो भारत में सेपरेट इलेक्टोरेट्स की मांग कर रहे हैं, जिन सेपरेट इलेक्टोरेट्स की वजह से भारत का पार्टीशन हुआ था। इंडियन सब कॉन्टिनेंट की मुस्लिम पॉपुलेशन अराउंड 35% है। 15% पे ये हालत थी। अगर पॉपुलेशन 35% होती तो क्या होता, आप समझने की कोशिश कीजिए। राम मंदिर भूल जाइए, आर्टिकल 370 एब्रोगेशन भूल जाइए, सीएए भूल जाइए, यूनिफॉर्म सिविल कोड भूल जाइए, होमोसेक्सुअलिटी को जो डीक्रिमिनलाइज किया गया है इंडिया में भूल जाइए। जो आजकल थोड़ी प्रो इंडिया और प्रो इंडियन कल्चर फिल्में निकल कर आ रही हैं, जैसे कश्मीर फाइल्स, तान्हाजी, भूल जाओ। हिंदुत्व मूवमेंट और हिंदुत्व पॉलिटिक्स भूल जाइए। बीजेपी भूल जाइए, मोदी भूल जाइए। तू समझाए? इमेजिन कीजिए कि औरंगजेब और टीपू सुल्तान के नाम पे भारत के कोने कोने में सड़कें होती, शायद हमारी करेंसी पे उनकी शक्लें होती। आज 15% की पॉपुलेशन पर तो हिंदुओं को इस तरह की धमकियां दी जाती हैं। तुम तो हमारे से इतने ज्यादा है, 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता लेंगे किसमें हिम्मत है, कौन सा हल है। 5 लाख लोग हमारे पास हैं ऑर्गेनाइज्ड, तो हम हिंदुस्तान और नॉर्थ ईस्ट को परमानेंटली कट कर सकते हैं। Over 100 PFI members and associates have been arrested for being allegedly involved in terror funding, organizing training camps and radicalizing others to join extremist groups. 35% पे मुस्लिम लीग, जिसने डायरेक्ट एक्शन दे करके हजारों हिंदुओं को मारा था, वो किस तरह की हिंसा करते इंडिया में। उसके ऊपर से मुस्लिम लीग, जिसको इंडिया की 35% पॉपुलेशन ब्लॉक में वोट करती, वो हमेशा किसी न किसी तरह से गवर्नमेंट में रहते। इमेजिन कीजिए कि जुल्फिकार अली भुट्टो, जिया उल हक, परवेज मुशर्रफ और हाफिज सईद, ये लोग भारत की मुस्लिम कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव्स होते। मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज में अपने खुद के कानून बना रहे होते, अपनी खुद की गवर्नमेंट्स चला रहे होते, लेकिन इंडिया के मिलिट्री में, इंडिया की इकोनॉमिक अफेयर्स और इंडिया की फॉरेन रिलेशंस में बराबर के हिस्सेदार होते। इमेजिन कीजिए इनके पास कितनी पावर होती। भारत में ऐसा कोई कानून नहीं पास हो पाता जिसको मुस्लिम कम्युनिटी नहीं सपोर्ट करती। जो भी कानून पास होता वो सबसे पहले मुस्लिम कम्युनिटी को फेवर करता और बाकी सारी कम्युनिटीज को डिसएडवांटेज करता। हिंदू मेजॉरिटी एरियाज में मुस्लिम्स को बराबर के अधिकार मिलते, लेकिन मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज में हिंदुओं को वो अधिकार नहीं मिलते। कश्मीर से आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन छोड़िए, पंजाब, सिंध, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, ईस्ट बंगाल के साथ साथ केरला, ईस्ट बिहार, वेस्ट बंगाल, हैदराबाद जैसे स्टेट्स में भी आर्टिकल 370 शायद लग जाता। और इन स्टेट्स में कम्युनलिज्म के नाम पे दुर्गा पूजा बैन कर दी जाती, छठ पूजा बैन कर दी जाती, और मुस्लिम लीग, जो कि बेसिकली एक तरह की मुस्लिम ब्रदरहुड का ही रूप है, वो इंडिया की सबसे पावरफुल पॉलिटिकल पार्टी होती। और उसका रिजल्ट क्या होता कि अल्टीमेटली भारत के कोने कोने में सिविल वॉर शुरू हो जाते और एक पार्टीशन के बजाय दर्जनों पार्टीशन होते पूरे देश में। तो अल्टीमेटली नेहरू जी के पास 2 चॉइसेस थे कि या तो एक इस तरह का फ्यूचर देखें या फिर पार्टीशन करवाएं, और उन्होंने पार्टीशन चुना, जो कि इन माय ओपिनियन करेक्ट डिसीजन था कि भाई अगर मुस्लिम लीग एक इस्लामिक स्टेट डेवलप करना चाहती है तो वो भारत के अंदर नहीं, भारत से कटकर भारत से अलग हो। नेहरू जी और कांग्रेस पार्टी की गलती पार्टीशन को एक्सेप्ट करना नहीं थी। नेहरू जी और कांग्रेस पार्टी की गलती थी मुस्लिम लीग को इतने समय तक अपीज करना, मुस्लिम लीग की जो इतनी सारी कम्युनल डिमांड्स थी उनको सपोर्ट करना। उनकी गलती थी जो उन्होंने इंडिपेंडेंस के बाद किया, जो उन्होंने माइनॉरिटी अपीजमेंट की, जो उन्होंने अलग अलग कानून पास किए जिससे एक कम्युनिटी को फायदा होता और बाकी सारी कम्युनिटीज को घाटा हो रहा था। तो देखिए, मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि पार्टीशन तो देखिए बड़ी अच्छी चीज थी। पार्टीशन से जो करोड़ों लोगों को दर्द हुआ है, पीड़ा हुई है, जिनकी जिंदगियां बर्बाद हुई हैं, उसको मैं डाउन प्ले
नहीं कर रहा बिल्कुल भी। उसके साथ साथ मैं ये भी समझता हूँ कि भारत की सिविलाइजेशन ने एक अपना इतना अभिन्न हिस्सा भी खो दिया है। लेकिन अगर आप सोचिए तो अल्टीमेटली पार्टीशन की वजह से ये आर्ग्यू किया जा सकता है कि भारत, भारतीय रिलीजन और भारतीय सिविलाइजेशन, इन सबको कुछ सालों तक ब्रीदिंग स्पेस मिल पाया। अनडिवाइडेड इंडिया में 35% मुस्लिम पॉपुलेशन का सपोर्ट जो मुस्लिम लीग को मिला हुआ था, उसके थ्रू कैबिनेट प्लान, सेपरेट इलेक्टोरेट्स, वीटो पावर और अपीजमेंट पॉलिटिक्स की वजह से मुस्लिम लीग पूरी तरह से भारत को डोमिनेट करती। शायद हिंदू पॉलिटिक्स भारत में कभी डेवलप ही नहीं कर पाता। लेकिन पार्टीशन की वजह से भारत को इतना टाइम तो मिल सका कि 70 साल के बाद ही सही, लेकिन फाइनली पॉलिटिकली और सोशली आज हिंदू कम्युनिटी यूनाइट करके अपने राइट्स और अपनी डिमांड्स को अचीव करने की कोशिश कर रही है। चाहे CAA हो, यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, राम मंदिर हो, आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन हो, मंदिरों की रेनोवेशन करके टेंपल इकोनॉमी डेवलप करनी हो, ये सारी चीजें शायद अनडिवाइडेड इंडिया में पॉसिबल नहीं होती। उसके ऊपर से हमारे ऊपर पाकिस्तान जैसे बीमारू स्टेट का भी बोझ होता। इनकी इकोनॉमी की इतनी बुरी हालत है कि इनके देश के लोग पैसे देखने के लिए म्यूजियम में जाते हैं आजकल। इंडिया की GDP 2020 में अप्रोक्सीमेटली $2.9 ट्रिलियन है, जबकि पाकिस्तान की GDP सिर्फ $290 बिलियन है। इंडिया को देखिए कि चांद पर इतने बड़े बड़े मिशन भेज रहा है, और पाकिस्तान को देख लीजिए, चांद जो है वो नजर आ जाता है, एग्जैक्टली उसकी लोकेशन पता होती है। और देखिए एक और बड़ा एडवांटेज जो पार्टीशन की वजह से इंडिया को मिला है वो है कि टेररिज्म और भारत के बीच में अब एक बफर स्टेट बन गया है। देखिए पाकिस्तान हमेशा से एक यूजलेस पड़ोसी रहा है, दिल्ली में ट्रैफिक लाइट की तरह और जैसलमेर में वाटर प्रूफ फोन की तरह। ना इनके साथ ट्रेड कर सकते हैं, ना किसी तरह की पॉलिटिकल अलायंस बना सकते हैं, ना क्रिकेट खेल सकते हैं, ना कोई कल्चरल एक्सचेंज ढंग का कर सकते हैं, बस आतंकवाद खेल सकते हैं। लेकिन बिलीव इट और नॉट, इनका एक यूज है, ये इंडिया और दूसरे फेल्ड स्टेट्स के बीच में एक बफर स्टेट की तरह एक्ट करता है। आप इस ग्राफ को देखिए, ये वर्ल्ड के सबसे डेंजरस टेरर आउटफिट्स को दिखाता है, और अगर आप देखिए तो ये कहां लोकेटेड है, मोस्टली सारे अफगानिस्तान में लोकेटेड है। तो इंडिया में आने के पहले इनको पहले पाकिस्तान में घुस के गंद मचानी पड़ेगी। और देखिए इंडिया में पिछले 1000 सालों में जो भी इन्वेजन्स हुए हैं वो नॉर्थ वेस्ट से हुए हैं, पाकिस्तान के थ्रू आते हैं। अखंड भारत का पहला लाइन ऑफ डिफेंस हमेशा पाकिस्तान वाला एरिया हुआ करता था। मोहम्मद बिन कासिम भी पाकिस्तान के थ्रू आया, गजनवी और घोरी भी पाकिस्तान के थ्रू आए। जब मुगल्स भी आए तो नॉर्थ वेस्ट के एरिया से ही आए, और आज भी पाकिस्तान एक तरह से एक बफर स्टेट है। तो क्योंकि ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस और इंडिया के बीच में पाकिस्तान है, वो सारी भड़ास आजकल पाकिस्तान पर ही निकाल रहे हैं। Now, fresh clashes have been reported between the two sides at the Nimroz border. There are reports of the Taliban forces preventing Pakistani forces from extending a barbed wire fence in Chahar Borjak district of the province. In one of the worst terror attacks in recent years in Pakistan, at least 150 people were killed and dozens injured after a suicide bomber struck a mosque inside the police. Incident taking place in the Gwadar area of Pakistan, an attack on a Chinese convoy of engineers. TTP has regularly carried out shootings and bombings in the terrain of Pakistan. तो आप सोचिए अगर इंडिया अनडिवाइडेड होता तो इंडिया का बॉर्डर डायरेक्टली अफगानिस्तान पर होता और वो सारे आतंकी ऑर्गेनाइजेशंस बिल्कुल भारत के बॉर्डर पर खड़े होते। तो फाइनल सवाल आप मुझसे पूछते हैं कि शाम तू इतने अखंड भारत की बात करता रहता है, तो क्या तू ये कहना चाह रहा है कि अखंड भारत इम्पॉसिबल है? नहीं, लेकिन इस समय पॉसिबल नहीं है। अखंड भारत के किसी आइडिया को एंटरटेन करने के पहले भी कुछ कंडीशंस मीट होनी जरूरी है। जैसे सबसे पहले इंडिया को इकोनॉमिकली डेवलप होकर एक सुपर पावर बनना जरूरी है। अराउंड 8 to 10 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना जरूरी है। इंडिया को एक पावरफुल सेल्फ सफिशिएंट मिलिट्री डेवलप करनी पड़ेगी, और उसके साथ साथ 20 से 30 सालों की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी डेवलप करनी पड़ेगी। अगर हम वापस तोड़ मरोड़ की कोalition गवर्नमेंट्स की तरफ चले गए तो ये नहीं हो पाएगा। उसके साथ साथ एक स्ट्रॉन्ग सिविलाइजेशनल स्टेट की तरह उभरना पड़ेगा भारत को, जो अपने कल्चर की सॉफ्ट पावर, चाहे उसका सनातन धर्म हो, उसका योगा हो, उसका मेडिटेशन प्रैक्टिसेस हो, वेदों की या उपनिषद की फिलॉसफी हो, इन चीजों को स्ट्रेटेजिकली दुनिया में एक्सपोर्ट करना शुरू करेगा। उसके साथ एक और बड़ी रिक्वायरमेंट है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया में भी इस्लामिज्म की पकड़ कमजोर हो, और उनकी जो आइडेंटिटी क्राइसिस है कि भैया हम तो टर्क हैं या फिर हम पर्शियन हैं या फिर हम अरब हैं, ये आइडेंटिटी क्राइसिस इनका थोड़ा दूर हो। अब वो कैसे हो? शायद एजुकेशन से हो, शायद इकोनॉमिक डेवलपमेंट से हो, या फिर शायद इनकी इकोनॉमिक क्राइसिस इतनी बुरी हो जाए कि उनको इस्लामिज्म की पकड़ कमजोर करनी पड़े। ये सारे रिक्वायरमेंट्स अगर कंप्लीट होते हैं तब शायद इकोनॉमिकली या पॉलिटिकली एक EU जैसा या आसियान जैसा सिस्टम डेवलप हो सकता है, जिसमें शायद अलग अलग देश में अपनी गवर्नमेंट्स हो,
लेकिन एक ओवर आर्चिंग पॉलिटिकल एंटिटी भी हो जिसकी लीडरशिप भारत ले, एक पॉलिटिकल सोलर सिस्टम बने जिसका सूरज भारत हो, और इस अखंड भारत पॉलिटिकल एंटिटी के बाकी देश जेन्युइन पार्टनर्स की तरह साथ में काम करें। और फाइनली देखिए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके हिसाब से क्या आपको लगता है कि पार्टीशन से शायद भारत को कुछ पॉजिटिव इफेक्ट्स भी मिले हों, या आपके हिसाब से पार्टीशन के सारे इफेक्ट्स सिर्फ नेगेटिव ही हुए हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। बाकी अगर आप पार्टीशन से रिलेटेड और स्टोरीज को देखना चाहते हैं तो यहां पर क्लिक करके देख सकते हैं। मैं आपसे अगले एपिसोड में मिलूंगा, और तब तक स्वस्थ रहें, सुखी रहें। फिर मिलेंगे, और आप सबको एक सेकंड प्रणाम।